ई फॉर इकोनॉमिक सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ में जैसा कि अब आप वाकिफ़ हो चुके होंगे, हम जटिल मुद्दे जो अर्थव्यवस्था में हमें नज़र आते हैं, हमारे आसपास नज़र आते हैं, हमारे अखबारों में नज़र आते हैं, हमारी एग्ज़ाम्स में नज़र आते हैं, उन पर बात कर रहे हैं। लेकिन हम बात उलझन भरी भाषा में ना करके आसान हिंदी और अंग्रेज़ी के मिश्रण में कर रहे हैं, ताकि कठिन मुद्दे आसानी से आप तक पहुंच पाएँ। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे भारत में फर्टिलाइजर्स पर दी जाने वाली सब्सिडी की मात्रा पर। इसका क्या औचित्य है, क्या कारण है, व्हाट इज़ द रेशनल बिहाइंड गिविंग सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सिडी एंड व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशंस। इसके क्या परिणाम हैं, दूरगामी परिणाम, तथा व्हाट आर द शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशंस। इसी कड़ी में बात करते हैं भारत में फर्टिलाइजर्स पर दी जाने वाली सब्सिडी के मुद्दे पर। कृषि में भारत अपना एक बजट बनाता है कि भाई कृषि पर क्या क्या खर्चे करने हैं। पेस्टिसाइड्स पर अगर कोई सब्सिडी देनी है तो, मिट्टी के सुधार के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने के लिए किसानों पे कितना खर्चा करना है, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए क्या खर्चा करना है, ड्रिप इरिगेशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाने के लिए कितना खर्चा करना है। ये सब एग्रीकल्चर बजट का हिस्सा है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अगर 100 रुपए का एग्रीकल्चर बजट है तो लगभग 70 रुपया, 100 रुपए के एग्रीकल्चर बजट में लगभग 70 रुपया फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी पे खर्चा करा जाता है। यहीं से हमने बात शुरू करी है कि लगभग 70% ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर बजट इज़ नथिंग बट फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़। और भारत में जो कुल सब्सिडीज़ हैं उसका लगभग 40 रुपया फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ पे खर्च होता है। भारत सरकार सालाना तौर पे लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडीज़ वितरित करती है। पीडीएस के शॉप पर, राशन की दुकान पर, जैसे फर्टिलाइज़र पर, उज्ज्वला योजना पर, ब्याज पर, एक्सेट्रा। भारत में सबसे बड़ी सब्सिडी पीडीएस पर दी जाती है, राशन की दुकान पर, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए सालाना। दूसरी सबसे बड़ी सब्सिडी फर्टिलाइजर्स पर है, 1,70,000 करोड़। भारत सरकार की कुल सब्सिडी का लगभग 40% फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी पर खर्चा होता है। तो दो आंकड़े हैं, 40% of India's total subsidy is spent on fertilizers and 70% of agricultural budget is being spent on fertilizers. एक फिगर देखिएगा दिल थाम कर। ये भारत में फर्टिलाइजर की सब्सिडी के खर्चे हैं। 2001 से कुछ इस कदर बढ़े हैं, खास तौर पर 2020 के बाद। आप बोलेंगे ऐसा क्या हो गया सर? एक वक्त पर ये 2.5 लाख करोड़ पे पहुंच गया था। जो चीज़ लगभग 20,000-13,000 करोड़ हुआ करती थी फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी का खर्चा सन 2000 में, वो सन 2022-21 में 2.5 लाख करोड़, फिलहाल इस साल का अनुमान 1,70,000 करोड़ है। 2021-22 में रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ था। जो यूरिया के लिए कच्चा माल होता है, नेचुरल गैस, उसके दाम आसमान छू गए थे। तो यूरिया फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको नेचुरल गैस की आवश्यकता पड़ती है और नेचुरल गैस के दाम आसमान छू गए तो यूरिया फर्टिलाइज़र महंगा हो गया। महंगा फर्टिलाइज़र किसान तक नहीं पहुंचा सकती सरकार, किसान को बाध्य नहीं कर सकती कि भाई तू महंगा फर्टिलाइज़र खरीद। दैट्स वाई जो महंगाई बढ़ी यूरिया के फर्टिलाइज़र की, जो दाम बढ़े यूरिया के फर्टिलाइज़र के, वो सरकार ने एब्जॉर्ब कर लिया और किसान को बोला तुझे तो मैं लगभग 250 रुपये पर 45 किलो का यूरिया का बैग दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे लागत 3,000 आ रही हो। तो जो बाकी 2,700 रुपये है वो हर यूरिया के एक बैग पर सरकार सब्सिडी देती है। इस कारण से फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी, खासतौर पर यूरिया, इसका बड़ा हिस्सा है, कुल मिला के 2.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई थी। नेचुरल गैस के दाम फिलहाल कम हुए हैं, इस कारण से फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी का अनुमान भी सरकार ने कम करके 1,70,000 करोड़ करा है।
तो आप समझ रहे हैं 1,70,000 करोड़ के आसपास की फर्टिलाइजर्स पर भारत सरकार सब्सिडी देगी, जिसमें बड़ा हिस्सा यूरिया का है। यूरिया फर्टिलाइजर जो कि नाइट्रोजनस होता है, वो बड़ा सब्सिडी का हिस्सा लेकर जाता है। फर्टिलाइजर्स में दो और प्रमुख फर्टिलाइजर्स हैं जो कि एक क्रॉप के लिए मैक्रो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। यूरिया नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देता है, लेकिन दो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, फॉस्फेट्स P और पोटेशियम K. That's why we say that NPK are the macronutrients required for crop. इसमें फॉस्फेटिक और पोटेशिक फर्टिलाइजर्स पर भी सब्सिडी दी जाती है, लेकिन यूरिया पर जो सब्सिडी दी जाती है उसका कोई मेल नहीं है। अत्यधिक सब्सिडी यूरिया पर है, हम देखेंगे कितनी मात्रा में आगे। पहला पॉइंट आपने देख लिया है। दूसरा पॉइंट, भारत में जो फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी दी जाती है वो किसानों तक इनडायरेक्ट तरीके से पहुंचती है। सब्सिडी के दो रूप होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जब व्यक्ति या लाभार्थी के खाते में सीधे पैसा डाल दिया जाए तो हम बोलते हैं डायरेक्ट सब्सिडी। किसान को सीधे पैसा नहीं मिलता। अगर किसान के खाते में हम 3,000 रुपये डाल दें और बोले अब यूरिया बाजार से खरीद लेना बाजार भाव से, तो ऐसी सब्सिडी को हम बोलेंगे डायरेक्ट सब्सिडी। पर यह नहीं होता है भारत में। भारत में सरकार जो मैन्युफैक्चरर है फर्टिलाइजर का, दीपक फर्टिलाइजर्स, GNFC एक्सेट्रा, इन्हें सब्सिडी देती है और इन्हें बोलती है भैया तुम 250 रुपए में बेचना फर्टिलाइजर, तुम्हारा बनाने की लागत चाहे 3,000 हो, पर वो पैसा मुझसे ले लेना, किसान से मत लेना, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, तुम बाजार में 250 रुपए में ही एक यूरिया का बैग बेचना। तो इसीलिए हम कहते हैं फर्टिलाइजर्स पर जो सब्सिडी है वो इंडस्ट्री को दी जाती है या मैन्युफैक्चरर को दी जाती है। और विडंबना यह है कि भारत सरकार चाहे जितना कह ले कि हमें जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ना है, लेकिन बहुत कम सब्सिडी का अलोकेशन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की तरफ करा गया है, मात्र 150 करोड़ के आसपास। और वहीं केमिकल फर्टिलाइजर्स पर NP और K पर लगभग 1,70,000 करोड़। दैट्स वाई एक बड़ा मिसमैच नजर आता है कि भाई आप केमिकल फर्टिलाइजर्स पर इतनी सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन गोबर खाद पर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पर बेयरली 150 से 300 करोड़ की सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी इंप्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए N, P और K। N नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होता है, N से नाइट्रोजन प्लांट को प्रोवाइड होता है जो कि उसके फोटोसिंथेसिस, लीफ ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये यूरिया से क्रॉप को प्रोवाइड होता है। भारत में यूरिया प्राइस कंट्रोल्ड है। लगभग 45 kg का एक बैग यूरिया का आपको 242-245 रुपए में सरकार प्रोवाइड करती है, लेकिन इसका बाजार भाव, ये तो 245 रुपया सरकार की सब्सिडी के बाद भाव हुआ है। असल में उस बैग में 45 किलो यूरिया डालने की कीमत 3,000 है। 3,000 रुपए का यूरिया का बैग सरकार किसानों को लगभग 245 रुपए में प्रोवाइड करती है। 90% से ज्यादा की सब्सिडी यूरिया पर दी जाती है। दूसरे प्रमुख, एक तो N हो गया, दूसरे प्रमुख फर्टिलाइजर्स हैं फॉस्फेट्स और पोटेशियम। फॉस्फेट्स और पोटेशियम पर मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडी दी जाती है हर टन पर, कि वो कितना टन अपने फर्टिलाइजर में फॉस्फेट डाल रहे हैं और कितना टन अपने फर्टिलाइजर पे पोटेशियम डाल रहे हैं। यहाँ पूरा बैग का भाव नियंत्रित नहीं है। यहाँ पर पोटेशियम और फॉस्फेट के आधार पर, उनके बैग में कितना पोटेशियम और फॉस्फेट है, इसके आधार पर फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स को सरकार सब्सिडी देती है। इसी को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। तो जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है वो P और K फर्टिलाइजर पर लागू है, वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर पर लागू, यूरिया पर लागू नहीं है। और जो P और K फर्टिलाइजर्स हैं, रिसेंटली 2024 से सरकार ने उनके भाव को भी कैप कर दिया है। चाहे प्राइवेट मैन्युफैक्चरर ही क्यों ना हो, दीपक फर्टिलाइजर्स, GNFC तो सरकारी कंपनी है, तो रामा फॉस्फेट्स, दीपक फर्टिलाइजर्स,
इन्हें बोल दिया गया है कि भाई तुम्हारे बैग पर जो एमआरपी लगाओगे वो एमआरपी मैक्सिमम उसी हद तक होनी चाहिए कि तुम्हारा मुनाफा 10 से 12% हो। मतलब तुम एक फर्टिलाइजर के बैग पर 10 से 12% से ज्यादा मुनाफा नहीं लोगे। ये लेटेस्ट महामहिम का आदेश है। देयर हैज टू बी रीजनेबल एमआरपीज। भारत इन सब सब्सिडी के बीच कितना फर्टिलाइजर, सब्सिडाइज फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लेता है। हम लगभग 300 मिलियन टन फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन करते हैं, 300 मिलियन टन। इसके लिए हम लगभग 45 मिलियन टन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। एक प्रकार से 45 मिलियन टन फर्टिलाइजर पे भारत 300 मिलियन टन अनाज का प्रोडक्शन करता है। और ये जो 45 मिलियन टन फर्टिलाइजर है, इसमें 80% केमिकल्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑफ NPK। और आगे बात करते हैं। जो 3 फर्टिलाइजर्स की हमने बात करी, यूरिया भारत में बनता है, लेकिन यूरिया का कच्चा माल नेचुरल गैस, क्योंकि नेचुरल गैस से अमोनिया बनता है, अमोनिया से फिर यूरिया बनता है। नेचुरल गैस कच्चा माल है यूरिया के लिए, लगभग पूरा इंपोर्ट होता है। तो अबाउट 100% ऑफ नेचुरल गैस राउंड अबाउट इज इंपोर्टेड। ऐसे ही फॉस्फेट्स, 60% ऑफ फॉस्फेट्स इज इंपोर्टेड। ई फॉर इकोनॉमिक्स सीरीज में हमने पिछले ही लेक्चर में बात करी है कि हम फॉस्फेट को लगभग इंपोर्ट करके, पोटैश को लगभग इंपोर्ट करके अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। फॉस्फेट हम मोरक्को से लेकर आते हैं और पोटैश हम रशिया, बेलारूस से इंपोर्ट करते हैं। तो फॉस्फेट 60% इंपोर्ट होता है, पोटैश लगभग 90 से 100% इंपोर्ट होता है। कुल मिलाकर जो फर्टिलाइजर का खेल है वो इंपोर्ट पर निर्भर है। तो भैया आप फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो गए, लेकिन फूड प्रोडक्शन के लिए जो आपकी नींव है केमिकल फर्टिलाइजर्स, उस पर आप इंपोर्ट डिपेंडेंट है। इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। अब कुछ मुद्दों पे बात करते हैं कि भाई इतना सब्सिडी दिया जा रहा है फर्टिलाइजर पर, तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, कुछ चिंताएं हैं। ऑब्वियसली 13,000 करोड़ की सब्सिडी 1,70,000 करोड़ पर पहुंच गई है। फर्टिलाइजर पर सन 2000 में 13,000 करोड़ की सब्सिडी होती थी, आज वो 1,70,000 करोड़ की है। तो क्या हमने बहुत फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया? नहीं। फर्टिलाइजर के कंजम्पशन में पिछले 5 सालों में, लगभग 2017 से अगर मैं बात करूं, तो फर्टिलाइजर के कंजम्पशन में मात्र 16% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब कि अगर हम 100 किलो फर्टिलाइजर 2017 में इस्तेमाल करते थे, तो अब हम 2024 में लगभग 116 किलो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो बड़ी विडंबना भरी बात है वो ये है कि 2017 में जहां हम लगभग 70,000 करोड़ फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देते थे, आज हम 1,70,000 करोड़ दे रहे हैं। मतलब फर्टिलाइजर की सब्सिडी का खर्चा पिछले 5-6 सालों में डबल हो गया, लेकिन फर्टिलाइजर का कंजम्पशन मात्र 16% से बढ़ा है। ये इसलिए क्योंकि फर्टिलाइजर के कच्चे माल, नेचुरल गैस में, पोटैश में, फॉस्फेट्स में बेतहाशा वृद्धि हुई है, इसलिए खर्चे बढ़ गए। कंजम्पशन बहुत ज़्यादा ना बढ़ने के बावजूद, जो आपको यहाँ बार ग्राफ्स दिख रहे होंगे, आप देखेंगे बार ग्राफ्स में कई ये कंजम्पशन है। कंजम्पशन तो यार बहुत कम बढ़ा है, 16% ही बढ़ा है, लेकिन भाव देखिए, जो फर्टिलाइजर पर सब्सिडी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई और कंजम्पशन तो बहुत कम बढ़ा है। चिंता की बात है। ऐसे ही एक और बात करते हैं। भारत सरकार अपनी सब्सिडी के खर्चे कम बताने के लिए कई बार फर्टिलाइजर कंपनीज को जो सब्सिडी ड्यू है उसका पेमेंट ही नहीं करती है, पर बच के नहीं निकल जाती।
पेमेंट नहीं करा, खर्चों में दिखा नहीं तो बजट में डाला नहीं खर्चा, फाइन, बजट अच्छा दिखेगा कि भारत सरकार कम खर्चों में अपना काम चला रही है। लेकिन यहाँ घुमा के कान पकड़ा है भारत सरकार ने। भारत सरकार एक कागज लिख कर दे देती है कि तुम्हें जो हम सब्सिडी देने वाले थे 100 रुपए की, फिलहाल नहीं देंगे, इसके बदले तुम्हें लिखित में दे रहे हैं कि आने वाले 6 सालों में आपको सब्सिडी मिल जाएगी, लेकिन इन 6 वर्षों तक हम आपको इस 100 रुपए पर ब्याज अदा करते रहेंगे। तो ब्याज का खर्चा तो कम है ना मूल से, तो हर साल सब्सिडी का खर्चा कम दिख रहा है क्योंकि सरकार सिर्फ ब्याज भर रही है, लेकिन जब वो 6ठा साल आएगा तब सब्सिडी का खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। एक दूसरा खेल, कई बार सरकारें बैंक से उधारी दिलवा देती हैं फर्टिलाइजर कंपनीज को। फर्टिलाइजर कंपनीज बोलती हैं कि सरकार आपने बोला था सस्ते में बेचना है फर्टिलाइजर, तो हमने सस्ते में बेचा, लेकिन अब पैसा नहीं है, तो आप जो हमारा भुगतान ड्यू है सस्ते में बेचने के कारण, हमें 3000 का बैग पड़ रहा था, आपने बोला 245 में बेचो, तो जो 2700 रुपए हर बैग पर ड्यू है वो हमें दे दीजिए। सरकार बोलती है काम करो, बैंक से लोन दिलवा देता हूं, बैंक का लोन मैं भरूंगा 6 साल बाद। तो सरकार 2700 का लोन फर्टिलाइजर कंपनी को प्रोवाइड कर देती है और कुछ वर्षों तक इसका ब्याज भरती है और कुछ वर्षों बाद इसके मूल की लायबिलिटी सरकार पर आएगी, लेकिन ये कुछ वर्षों तक सरकार की बैलेंस शीट बहुत अच्छी दिखेगी। इसी को हम कहते हैं कि भाई ये ओपेक अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं कि सरकार अपना पेमेंट डिफर कर देती है, बोलती है बाद में देंगे। इसी को अगर कुरेद कर देखा जाए तो सीएजी की रिपोर्ट कहती है लगभग 43,000 करोड़ आर पेंडिंग विथ गवर्नमेंट टू बी पेड टू फर्टिलाइजर कंपनीज। गवर्नमेंट, जो अभी मैंने बताया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू कर देती है फर्टिलाइजर कंपनीज को इन प्लेस ऑफ कैश सब्सिडीज, बोलती है प्रिंसिपल बाद में देंगे और हाँ ब्याज देते रहेंगे तुम्हें। और ऐसे ही अगर फर्टिलाइजर कंपनी को उसने कोई लोन दिलवाया है किसी सरकारी बैंक से, तो उस पर ब्याज का खर्चा खुद वहन करती रहती है। दिस इज बैड अकाउंटिंग प्रैक्टिस। इसका एक चार्ट आप देख सकते हैं, जो आपको ग्रीन एस्पेक्ट्स दिख रहे हैं, ये सब ब्याज के खर्चे हैं और ये मूल था जो उन्होंने नहीं चुकाया, तो ब्याज के खर्चे देखो बढ़ते चले गए। 2012 से लगभग 2021 तक कोई मूल भरा ही नहीं, फर्टिलाइजर कंपनीज को बस ब्याज 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 ही देते रहे। 2022 में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ था और सरकार ने मूल भर दिया और बोला अब ऐसी पद्धति नहीं अपनाएंगे, जो ब्याज था वो भी भरा। उसके बाद से स्थिति बेहतर हुई है और सरकारें अब सिर्फ मूल भरती हैं, फर्टिलाइजर कंपनी को उनकी सब्सिडी पे कर देती हैं। तो ये एक अच्छा रिफॉर्म हुआ है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चैलेंज, अब जब आपने कैप लगा दिया कि भाई पी और के फर्टिलाइजर के भाव पर, अभी मैंने आपको बताया था 2024 से सरकार ने कहा है कि जो पोटेशियम और फॉस्फेट के फर्टिलाइजर बनाओगे उसका एमआरपी मैक्सिमम मुनाफे के साथ उस मुनाफे की कीमत 10 से 12% ही होगी। मतलब अगर लागत 100 रुपए है तो मुनाफा 12%, मतलब 12 रुपए ही ले सकते हो। तो एमआरपी फर्टिलाइजर जो कि पी और के युक्त है वो 112 से ज्यादा नहीं बेचोगे। दूसरी बात, जो सब्सिडी बनती है वो डिले से दे रहे हो तुम, इसका नतीजा प्राइवेट सेक्टर फर्टिलाइजर में निवेश से बचेगा और वही हुआ है। भारत में उम्मीद थी कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी हर टन पे पी और के हर टन पे सब्सिडी देने से ज्यादा लोग पी और के वाला फर्टिलाइजर, ज्यादा कंपनीज पी और के वाला फर्टिलाइजर बनाएंगे, पर मामला उल्टा बैठ गया और देयर इज अ डिक्लाइन इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जो हमारी कैपेसिटीज हैं वो नहीं बढ़ी है। एक चार्ट देखिएगा, ये ग्रीन वाली लाइन जो रेड कलर से मैं अभी ब्लिंक कर रहा हूं, ये देखिएगा, जो यहाँ ग्रीन चल रही है उसी के ऊपर मैं रेड कलर घुमा रहा हूं। ये प्राइवेट सेक्टर के निवेश हैं। प्राइवेट सेक्टर के निवेश गिर रहे हैं 2017 से।
प्राइवेट सेक्टर फर्टिलाइजर में निवेश नहीं कर रहा है। जो निवेश का स्पाइक आया है वो सरकार की तरफ से आया है। क्यों? क्योंकि मैंने जो समस्याएं बताई, आप प्राइवेट सेक्टर को भाव नहीं तय करने दे रहे हैं, आप प्राइवेट सेक्टर की सब्सिडी देर से दे रहे हैं। वो बोलता है कि मैं नहीं आना चाहता, फर्टिलाइजर कंपनी फर्टिलाइजर प्लांट नहीं मैन्युफैक्चर करना चाह रहा। कौन करेगा? सरकार करेगी। नॉट अ गुड हेल्दी इनोवेटिव स्ट्रैटेजी। वही सब है कि फर्टिलाइजर कंपनीज का कहना है कि हम घाटे में चलेंगे, और वो चल रहे हैं, इसलिए वो इस सेक्टर में निवेश से बच रहे हैं। और एक आखिरी एस्पेक्ट इसमें कि भाई जो मैन्युफैक्चरर को जो भी सब्सिडी मिलती है, अगर मिलती है तो वो उसकी लागत पर मिलती है, कि उसको लागत कितनी है उसके आधार पर सरकार सब्सिडी दे देती है। ये तो इनोवेशन को डिसइंसेंटिवाइज करता है। फिर तो जो मैन्युफैक्चरर है उसको कोई हित ही नहीं है कि वो अपनी लागत को कम करे, क्योंकि लागत को कम करा तो सब्सिडी कम मिलेगी, तो वो लागत को बढ़ाता रहता है। इस सब का नतीजा हमारा पानी, हमारी मिट्टी और हमारा खाना खराब हो रहा है। एक्सेस यूज ऑफ यूरिया से मिट्टी धूल धूल हो जाती है, मिट्टी का स्ट्रक्चर खराब होता है। एक्सेस यूरिया डालने से वो पानी के साथ, बारिश के, बरसात के पानी के साथ नदी नालों में जाकर यूट्रोफिकेशन को जन्म देता है, न्यूट्रिएंट लेडन पानी बना देता है, उससे हरी हरी काई, एल्गी ब्लूम हो जाता है। हमारी मिट्टी खराब, हमारा पानी खराब, और केमिकल्स धीरे धीरे हमारी फूड चेन का हिस्सा बनते चले जाते हैं। नीतियों में बहुत विरोधाभास है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बार बार कहती है ऑर्गेनिक हो जाओ, ऑर्गेनिक हो जाओ, लेकिन सब्सिडी के नाम पर देखें तो 150 करोड़ ऑर्गेनिक खेती के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, वहीं 1.5 लाख करोड़ केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए। ऐ नहीं चौलबे, ये बदलने की आवश्यकता है, ये नहीं चल सकता लंबी अवधि तक। सब्सिडी का मिसयूज भी हमें नजर आता है। जो यूरिया 45 किलो का बैग 250 में मिल रहा है, बाजार भाव उसका 3000 है। कई बार वो डाइवर्ट हो जाता है। कहाँ? टेक्सटाइल में उसका उपयोग है, प्लाईवुड में है, फेविकॉल जैसा एडहेसिव बनाने में है, एक्सप्लोजिव्स बनाने में है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में है। तो लिया किसी ने खेती के नाम पर और फैक्ट्री में घुमा दिया उसे। तो देयर इज अ लॉट ऑफ मिसयूज। इसका एक अच्छा मॉडल हमारे सामने है इस समस्या को हल करने का। चाइना भी इंपोर्ट करता था 2011-12 तक, लेकिन ग्रेजुअली उन्होंने यूरिया में सेल्फ सफिशिएंसी पाली है और अब वो नेट एक्सपोर्टर बन गए हैं। भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दूसरा इसका उपाय हो सकता है कि जो इनडायरेक्ट सब्सिडी किसान तक यूरिया की पहुंच रही है या फर्टिलाइजर्स की पहुंच रही है, इसे डायरेक्ट सब्सिडी में तब्दील करा जा सकता है। सीधे किसान के खाते में पैसा डाल दो और उससे बोलो अब तू बाजार भाव से खरीद ले। ना सिर्फ वो अब सूझबूझ से खरीदेगा, बल्कि इस सब्सिडी के किसान तक, इनडायरेक्ट सब्सिडी के किसान तक पहुंचने में जो करप्शन होता था वो भी कम हो जाएगा। तो हमें डायरेक्ट ट्रांसफर्स की तरफ मूव होना चाहिए। कुल मिलाकर डायरेक्ट सब्सिडी की तरफ आगे जा सकते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड से इसे इंटीग्रेट करा जाना चाहिए। एक किसान को उतनी डायरेक्ट सब्सिडी दी जाए जो उसके सॉइल हेल्थ कार्ड में जानकारी के अनुरूप हो। सॉइल हेल्थ कार्ड इसके लिए बनाया जाए, सॉइल हेल्थ कार्ड में जानकारी हो कि उसकी मिट्टी में एन, पी और के कितना है, इसके अनुरूप उसे एन, पी या के फर्टिलाइजर बाजार से लेने के लिए सब्सिडी दी जानी चाहिए। और तीसरा मुद्दा कि हमें कुछ इनोवेशंस को और धरातल पर उतारना है, जैसे नैनो फर्टिलाइजर्स। नैनो फर्टिलाइजर्स की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, वो धीमे धीमे क्रॉप में एब्जॉर्ब होते हैं। इससे लंबी अवधि तक नैनो फर्टिलाइजर्स अपना कमाल दिखाते हैं। इससे कम फर्टिलाइजर डालने की आवश्यकता पड़ती है। तो उम्मीद है आपको भारत में फर्टिलाइजर में सब्सिडी के संबंध में क्या फैलाव है, क्या समस्याएं हैं, कितना खर्चा है, हम क्यों इंपोर्ट पर निर्भर हैं, अलग अलग प्रकार के फर्टिलाइजर्स क्या हैं, प्राइवेट सेक्टर का दुख क्या है, ये समझ में आया होगा। ऐसे ही और जटिल आर्थिक मुद्दों को लेकर फिर आपसे मिलेंगे ई फॉर इकोनॉमिक्स सीरीज में। धन्यवाद।